हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई एम सी सत्यरंजन स्वाई। तो चलो आज आपका जो भी जीएसटी का जो क्वेश्चन आंसर कर रहे थे उसका जो भी पहला दो चैप्टर इंट्रोडक्शन या बेसिक उसको बोलते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड दूसरा है आपका सप्लाई अंडर जीएसटी। तो ये दोनों को हम आज कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये दोनों आपका बेसिक चैप्टर है एंड इसमें से तो क्वेश्चन आता ही रहता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ठीक है। और आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो आप हमारा जो भी टेलीग्राम चैनल वहां पे जाकर इससे डाउनलोड कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। और एक बात है, आप हमारा ये जो चैनल को सी सत्यरंजन स्वाई को सब्सक्राइब कर लीजिए आपके बेनिफिट के लिए। तो चलो बिना कोई देरी से हम पहले ये जो जीएसटी इंट्रोडक्शन चैप्टर का जो भी इलस्ट्रेशन है उसको पहले खत्म करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन के तरफ। ठीक है, तो आ जाइए, हम पहले इलस्ट्रेशन शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 ये मेनली आपका आईटीसी चैप्टर रिलेटेड है, बट यहाँ पे इंट्रोडक्शन चैप्टर में दिया है तो इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आ जाइए, पढ़िए मेरे साथ। इन केस ऑफ लोकल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दी supplier would charge dual GST, that is CGST and SGST at specified rates on the supply। तो यहाँ पे अगर लोकल सप्लाई होगा तो उसको बोलेंगे इंटरेस्टेड सप्लाई। ठीक है, लोकल सप्लाई अगर होगा तो उसको हम बोलेंगे इंटरेस्टेड सप्लाई एंड उसके ऊपर क्या लगता है, CGST SGST लगता है। ठीक है, IGST नहीं लगता है। इंटरेस्टेड सप्लाई है तो इसके ऊपर क्या लगेगा, CGST SGST। तो चलो मेनली एक एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन नहीं है, सब कुछ आपको दे दिया है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट में दे दिया है कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय ए टू बी। तो यहाँ पे ए टू बी सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए एंड बी यहाँ पे है एंड ये दोनों एक ही स्टेट में है तो ये सप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये महाराष्ट्र में है दोनों, तो यहाँ पे इंटरेस्टेड सप्लाई मानेगा एंड सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। तो यहाँ पे दे दिया है अमाउंट एंड यहाँ पे दे दिया वैल्यू चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो वैल्यू यहाँ पे दिया है कि 10,000। तो 10,000 के ऊपर हम अगर कहाँ पे कोई भी रेट नहीं दिया होगा तो हम जैसे क्लास में पढ़ाते हैं वही बोलते हैं कि आप 9% सीजीएसटी एसजीएसटी एंड आपका आईजीएसटी 18% ले लेना अजम्पशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा सीजीएसटी 9% जो कि है 10,000 के ऊपर अगर 9% कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सीजीएसटी एंड यहाँ पे एसजीएसटी भी आ जाएगा 9% करके। ठीक है, तो यहाँ पे एसजीएसटी भी आ जाएगा 10,000 के ऊपर 9% करके। ठीक है, 9% करके, तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा आपका जीएसटी आ जाएगा 1800। ठीक है, एंड अगर टोटल प्राइस देखेंगे तो टोटल प्राइस आपका ये वैल्यू एडेड टैक्सेस है तो इसलिए ये वैल्यू के साथ ऐड हो जाता है, ऐड वैलोरम जैसे। तो यहाँ पे जो भी प्राइस था मशीन का उसके साथ वो ऐड हो जाएगा टैक्सेस, तो टोटल हो जाएगा 11,800। और एक बात है, यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेज ऑफ सप्लायर है, कौन, ये जो ए, तो ए है फर्स्ट स्टेज ऑफ सप्लायर, तो इसलिए ए को कोई भी क्रेडिट यूटिलाइजेशन करने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, क्रेडिट यूटिलाइजेशन करने के लिए नहीं मिलेगा। ये जो 1800 है 900 करके, तो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगा क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज ऑफ सप्लायर, क्योंकि इससे पहले कोई भी सप्लाई उसको नहीं किया है तो इसलिए ये यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। बट यहाँ पे अगर देखें बी यहाँ पे जो भी आईटीसी है उसको यूटिलाइज कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में दिया है कि अगर फर्दर बी क्या कर रहा है, यहाँ पे सप्लाई कर रहा है सी को एंड वैल्यू एडिशन दे दिया है 20%। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, सॉरी, तो यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे बी सप्लाई कर रहा है सी को। ठीक है, एंड वैल्यू एडिशन कितना है 20% आर करके ये वैल्यू के साथ उसको सप्लाई करेगा। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, पहले तो 10,000 था। ठीक है, 10,000 था, उसके साथ ऐड हो जाएगा 20% ऐड हो जाएगा। 20% किसका होगा, वही 10,000 का। तो यहाँ पे आ जाएगा 12,000। ठीक है, 12,000 आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू। उसके साथ हम यहाँ पे, अरे हाँ, उसके साथ यहाँ पे हम सीजीएसटी कैलकुलेशन करेंगे एंड एसजीएसटी कैलकुलेशन करेंगे, वही 9% रहेगा। ठीक है, 9% रहेगा सीजीएसटी एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9% रहेगा। तो 12,000 के ऊपर अगर देखेंगे 1,080 रुपीज होगा सीजीएसटी, 1,080 रुपीज होगा एसजीएसटी। ठीक है, एसजीएसटी होगा। बट यहाँ पे अगर देखेंगे इसमें से जो भी उसका क्रेडिट है उसको लेस कर देंगे। क्रेडिट पहले 900 था उसको लेस कर देंगे एंड यहाँ से भी जो भी जिसका क्रेडिट है उसको लेस कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल 180 रुपीज देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख देंगे एंड इसको भी ब्रैकेट में रख देंगे। तो टोटल 180 रुपीज करके यहाँ पे टैक्स लगाना पड़ेगा क्योंकि क्रेडिट उसको मिल रहा है। तो यहाँ पे टोटल कितना होगा, 12,360 रुपीज। ठीक है, 12,360 रुपीज टोटल वैल्यू। ठीक है, असेसेबल वैल्यू या इतना टैक्स पेबल करना पड़ेगा। ठीक है, सी बी को सप्लाई करेगा एंड यूटिलाइज कितना किया है, ये जो 900 था उसको ही ये यूटिलाइज किया है। ठीक है, यहाँ पे जो 900 करके था उसको वो यूटिलाइज किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि क्या होता है सेंट्रल एंड स्टेट में क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यहाँ पे लेंगे स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे स्टेट। तो पहले ए टू बी जो भी सप्लाई किया है, ठीक है, ए टू बी जो भी सप्लाई किया है
तो यहाँ पे टोटल 900 करके यहाँ पे टैक्स मिला है किसको, सेंट्रल को एंड स्टेट को मिला है 900 करके। उसके बाद बी जो भी सप्लाई किया है सी को, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है 180 एंड 180 करके यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो टोटल मिल रहा है कितना, वही 1080 रुपीज एंड यहाँ पे भी मिल रहा है 1080 रुपीज। तो ऐसे ही यहाँ पे सेंट्रल या स्टेट को मिलता है, क्योंकि पहले उसको 900 मिल चुका है, दोबारा नहीं मिलेगा वो 900, इसीलिए तो ये जीएसटी आया है कि डबल टैक्सेशन नहीं होगा। प्लस यहाँ पे बी एंड सी को जब वो सप्लाई हो रहा है तो वहां पे 180 एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये था। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट इलुस्ट्रेशन को, ठीक है, वही है, इसको ही समझाया है। तो इलुस्ट्रेशन नंबर 2 आ जाइए। इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई मींस आईजीएसटी लगेगा ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दिस सप्लायर वुड चार्ज आईजीएसटी एट स्पेसिफाइड रेट्स ऑन द सप्लाई। तो यहाँ पे सप्लायर चार्ज करेगा आईजीएसटी ऑन द स्पेसिफाइड रेट, आप लोगों को पता होगा। उसके बाद यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एक्स ऑफ स्टेट 1 टू ए ऑफ स्टेट 1, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट 1 के अंदर, ये स्टेट 1 है, स्टेट 1 में एक्स सप्लाई कर रहा है किसको, ए को, ठीक है। तो एक ही स्टेट के अंदर है, समझ आ गया, सप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू कितना है, अमाउंट है, एंड यहाँ पे वैल्यू चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है 10,000 है वैल्यू। उसके ऊपर हम सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9% चार्ज कर देंगे, जो कि 900 एंड 900 करके टोटल यहाँ पे टैक्स हो जाएगा 1800 है। बट यहाँ पे टोटल प्राइस कितना पेड करेगा, जो भी वैल्यू एडिशन होगा, वैल्यू के साथ टैक्स जो हो जाएगा 10,000 प्लस 1800, टोटल 11,800 होगा। उसके बाद यहाँ पे एक्स है, फास्ट स्टेज सप्लायर है, तो इसलिए एक्स को कोई भी आईटीसी यहाँ पे नहीं मिलेगा, वही लिखा है, फास्ट स्टेज सप्लायर है, तो इसलिए डज नॉट हैव एनी क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, कोई भी क्रेडिट उसको नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या हो रहा है कि उसके बाद वो सप्लाई कर रहा है ए ऑफ स्टेट 1 टू बी ऑफ स्टेट 2, मीन्स अलग अलग स्टेट है एंड वैल्यू एडिशन है, कितना है, वैल्यू एडिशन है यहाँ पे 20%, ठीक है, वैल्यू एडिशन है यहाँ पे 20%। तो वैल्यू इतना होगा कि यहाँ पे जो भी 10,000 था उसके साथ 20% ऐड कर देंगे, ठीक है, 20% यहाँ पे ऐड कर देंगे वही 10,000 के ऊपर, तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा 12,000, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 12,000, उसके साथ हम ऐड करेंगे यहाँ पे आईजीएसटी लग जाएगा, क्योंकि ये इंटरस्टेट है, आईजीएसटी लग जाएगा वही 18%, आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 18%। तो यहाँ पे कितना होगा, कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये 12,000 के ऊपर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 2,160 रुपीज। उसमें से हम जो भी क्रेडिट था किसका, सीजीएसटी का क्रेडिट लेस कर देंगे, सीजीएसटी का क्रेडिट एंड आपका किसका, एसजीएसटी का क्रेडिट, उसको हम लेस कर देंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा 900 लेस हो जाएगा एंड 900 लेस हो जाएगा, ये दोनों लेस होने के बाद ये 2,160 रुपीज से कितना रहेगा, तो ये रहेगा 360 रुपीज, ठीक है, 360 रुपीज रहेगा। तो ये मिलकर टोटल हो जाएगा 12,360 रुपीज टोटल टैक्स पेबल, ठीक है। उसके बाद ये क्या किया है, फर्दर कोई सप्लाई क्या होगा, थर्ड पॉइंट में चलते हैं। यहाँ पे थर्ड पॉइंट में दिया है कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय बी ऑफ स्टेट 2 टू सी ऑफ स्टेट 2, वैल्यू एडिशन है 20%। तो यहाँ पे एक ही स्टेट के अंदर वो फर्दर सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टेट 2 आ जाएगा जिसमें बी सप्लाई किया है सी को, ये दोनों एक ही स्टेट के अंदर सप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाइए नीचे, हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू कितना लेंगे, तो वैल्यू जो भी 12,000 था उसके साथ हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे 20% वैल्यू एडिशन होता है, वही 12,000 के ऊपर वैल्यू एडिशन होगा, ठीक है। तो कितना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 14,400 हो जाएगा वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे लगेगा सीजीएसटी, एसजीएसटी लगेगा, क्योंकि ये आपका इंट्रा स्टेट है एक ही स्टेट के अंदर, तो यहाँ पे सीजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी लगेगा एट द रेट ऑफ कितना परसेंट लगेगा बोलिए, लगेगा 9%, कितना होगा 14,400 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9%, तो यहाँ पे आ जाएगा 1296, बट उसमें से हम लेस कर देंगे जो भी आईजीएसटी का क्रेडिट है। तो आईजीएसटी का क्रेडिट कितना है, जो भी था यहाँ पे 2100, कितना था 60 ना, एक मिनट, प्रीवियस पेज में है ना,
हाँ 2160 रुपीज, ठीक है। इसको लेस कर देंगे, यूटिलाइज कर देंगे, तो पहले हम इसके लिए यूटिलाइज कर लेंगे। ये जो सीजीएसटी के लिए पहले कोई भी प्रॉपर्शन में आप यूटिलाइज कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे पहले सीजीएसटी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे पहले इसको ही कैलकुलेट किए हैं। उसके बाद देखेंगे ऐड हो जाएगा मेन अमाउंट के साथ, ठीक है। एसजीएसटी कितना लगेगा, एसजीएसटी लगेगा 9%, तो 9% होगा 1296 होगा। उसमें से हम आईजीएसटी का क्रेडिट सेटअप करेंगे, बट आईजीएसटी का क्रेडिट कितना है, तो आईजीएसटी का क्रेडिट ये है, ठीक है। क्रेडिट है जो पिछले सप्लाई में हम किए थे, तो यहाँ पे आईजीएसटी का क्रेडिट कितना है, तो टोटल अगर देखेंगे आईजीएसटी का क्रेडिट था 2160, उसमें से हम ऑलरेडी सीजीएसटी के लिए यूटिलाइज कर चुके हैं 1296, जो भी बैलेंस रहेगा उसको यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ पे टोटल क्रेडिट अभी बचता है कि 864 क्रेडिट यहाँ पे बचता है, तो उसको सेटअप करेंगे, जो भी बैलेंस रहेगा उसको देना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उसको देना पड़ेगा, कितना है 432 है, तो यहाँ पे टोटल करेंगे कितना देना पड़ेगा 14,400 प्लस 432, तो टोटल यहाँ पे 14,832 यहाँ पे टोटल देना पड़ेगा प्राइस, ठीक है। बट यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, कैसे यहाँ पे वो स्टेट एंड स्टेट 1 स्टेट 2 के अंदर कैसे ये ट्रांसफर होगा, ठीक है, उसको मेन यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले एक्स एंड वाई जो भी सप्लाई हुआ है, ठीक है, एक्स एंड वाई जो भी सप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे सीजीएसटी को आया है 900 एंड स्टेट 1 को आया है 900। उसके बाद जब हम सप्लाई किए हैं ए एंड बी के बिटवीन, तो ए एंड बी में क्या होता है, तो ए एंड बी में टोटल टैक्स यहाँ पे कितना पेबल होता है, ए एंड बी का अगर देखेंगे यहाँ पे जो भी हम किए थे, यहाँ पे ए एंड बी को फाइनली यहाँ पे जो स्टेट 1 को 360 रुपीज आता है, ठीक है, 360 रुपीज आता है स्टेट को, बट उससे पहले हम टोटल यहाँ पे सेंटर को आता है, ठीक है, तो सेंटर में हम लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो सेंटर को आता है 360 रुपीज, बट उसके बैक में क्या होता है, सेटअप हो जाता है, तो सेटअप यहाँ पे भी दिखाना पड़ेगा, तो सेटअप हो जाता है, तो सेटअप क्या होता है, यहाँ से आ गया, यहाँ पे आ गया 900 लेस हो गया एंड यहाँ पे 900 ऐड हो जाएगा, क्योंकि स्टेट 1 से आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को आ जाता है आईजीएसटी को, ठीक है, ऐसे ही होता है। उसके बाद हम बी एंड सी के बीच जो भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे स्टेट 2 को फाइनली आ रहा है 432, ठीक है, 432 यहाँ पे है 432, बट यहाँ पे अगर देखें बैक में क्या हो रहा है, तो बैक में अगर देखेंगे ट्रांसफर कितना हो रहा है, तो ट्रांसफर अगर देखेंगे तो यहाँ से आ रहा है ये जो 864 यहाँ पे आ रहा है, एंड वो कहाँ से आया है, यहाँ से आया है 864, ठीक है। टोटल यहाँ पे कर लेंगे, तो टोटल अगर करेंगे स्टेट 1 का देखेंगे, तो स्टेट 1 में जो भी 900 था वो सेटअप हो गया। स्टेट 2 में अगर देखेंगे, स्टेट 2 में 432 864, तो टोटल हो रहा है 1296 एंड यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे कितना हो रहा है सेंटर का 900 प्लस 360 प्लस 900 माइनस 864, तो यहाँ पे आ रहा है भी 1296। तो ये सब बैक में होता है, आपको पता नहीं चलता है, टैक्स पेयर को पता नहीं चलता है, बट ये सब बैक में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का टोटल हो गया, जो भी हम यहाँ पे ये वाला देखे थे, ठीक है, ये वाला जो भी है 1296, ठीक है। तो ये था आपका इलुस्ट्रेशन नंबर 2। उसके बाद कोई भी इलुस्ट्रेशन नहीं है, हम चलते हैं फाइनली आपका जो भी क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। तो आ जाइए टेस्ट योर नॉलेज में पहला क्वेश्चन को, ठीक है, पहला क्वेश्चन को। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, लिस्ट सम ऑफ द बेनिफिट दैट जीएसटी में अक्योर टू द इकोनॉमी। तो यहाँ पे आपको सम बेनिफिट बताना है जो कि जीएसटी मेनली प्रोवाइड कर रहा है हमारा जो इकोनॉमी ऑफ इंडिया को जो भी बेनिफिट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे तो बहुत सारा बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, बट रिलेटेड टू इकोनॉमी 3 यहाँ पे बेनिफिट दे रहा है। पहला है प्रोवाइड क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, ठीक है, यूनिफाइड नेशनल मार्केट। दूसरा है बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। उसके बाद थर्ड है बूस्ट टू इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्टर, एंड आपका क्या होगा यहाँ पे मार्केट्स, ठीक है, मार्केट होगा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट देखेंगे क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, क्योंकि यहाँ पे ये जो जीएसटी आपको एक कॉम्पिटेटिव प्राइस देता है, ठीक है, कॉम्पिटेटिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देता है एट द इंटरनेशनल मार्केट एंड नेशनल मार्केट, तो वो बूस्ट करता है एंड आपका क्रिएट करता है एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट, ठीक है, इसलिए तो अभी इंडिया का इकोनॉमी बूस्ट हो रहा है बहुत ज्यादा। उसके बाद है आपका सेकंड पॉइंट था कि यहाँ पे बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है, ये बूस्ट करेगा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, जो भी हमारा मोदी जी प्राइम मिनिस्टर का था जो एम था मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, तो वो बूस्ट करेगा, क्योंकि ये मेनली टैक्स नहीं लगाएगा एंड यहाँ पे आपका यूनिफाइड इन प्रोसीजर
इवेंट एंड टैक्सेस सब कुछ यूनिफाइड हो गया है एंड सिंगल टैक्स अभी हो गया है, सिंगल टैक्स सिंगल नेशन। तो इसलिए यहाँ पे भी ये बूस्ट करेगा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। उसके बाद है बूस्ट टू एम्प्लॉयमेंट, आपका एक्सपोर्ट है एंड आपका इन्वेस्टमेंट। तो ये मेनली क्या करता है, आउटसाइड मार्केट में आपका एक्सपोर्ट जब होता है ना, तो ये ओनली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करता है एंड टैक्स ऐड नहीं करता है, ठीक है। एक्सपोर्ट के टाइम टैक्स ऐड नहीं होता है, प्लस आपको रिफंड मिल जाता है, ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाता है, बहुत सारे इंसेंटिव मिल जाता है एक्सपोर्ट में। तो इसलिए ये बूस्ट करता है एक्सपोर्ट को मेन खास करके, ठीक है। ये तीनों आपका था लिस्ट ऑफ इंपोर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल हाउ ए पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज टैक्स साइमल्टेनियसली अंडर सेंट्रल जीएसटी सीजीएसटी एंड स्टेट जीएसटी एसजीएसटी। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है कि एग्जांपल के हेल्प से कैसे एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर साइमल्टेनियसली बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगता है। तो सिंपल है, अगर आप कोई भी इंटरेस्टेड सप्लाई करेंगे, मींस एक ही स्टेट के अंदर अगर आप सप्लाई करेंगे तो वहां पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे सेंट्रल लगाता है सीजीएसटी एंड स्टेट लगाता है एसजीएसटी। एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल जो भी सब देख रहे हैं सब कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्स सप्लाई कर रहा है वाई को सप्लाई कर रहा है एंड ये एक ही स्टेट में है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दोनों ही यहाँ पे कर्नाटका में है, ठीक है, दोनों ही कर्नाटका में है एंड यहाँ पे वो सप्लाई कर रहा है 100 रुपीज, ठीक है, 100 रुपीज का वैल्यू है। उसके साथ यहाँ पे टैक्स लग जाएगा कितना, सीजीएसटी लग जाएगा, एक ही स्टेट के अंदर है तो सीजीएसटी फॉर एग्जाम्पल 9% एंड एसजीएसटी लग जाएगा 9%, ठीक है, एसजीएसटी लग जाएगा 9%। तो यहाँ पे कितना वैल्यू चार्ज हो जाएगा, ये 99 रुपीज करके टोटल 18 रुपीज टैक्स बन जाएगा एंड आपका टोटल प्राइस कितना होगा, तो प्राइस टोटल हो जाएगा 118, जो कि वाई देगा किसको, एक्स को देगा, ठीक है, एक्स को देगा। उसके बाद एक्स के पास यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है कि फैसिलिटी है कि वो चाहे तो ये जो 18 रुपीज को सेटअप कर सकता है, अगर उसके पास पहले से ही आईटीसी है तो वो सेटअप कर पाएगा, ठीक है, सेम ही सीजीएसटी जीएसटी है तो वो सेटअप कर पाएगा। ऐसे नहीं है कि उसको कैश में देना पड़ेगा वो जो 18 रुपीज, तो वो सेटअप कर पाएगा। ये है फैसिलिटी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ठीक है। उसके बाद है Why was the need to amend the Constitution of India before introducing the GST? तो यहाँ पे क्या था उसका नीड, ठीक है, क्या था नीड, उसके लिए हम अमेंड किए हैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिफोर इंट्रोड्यूसिंग दी जीएसटी, ठीक है, जीएसटी इंट्रोड्यूस करने से पहले क्यों हम अमेंडमेंट किए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। तो मेन जो चीज था जीएसटी में ये था कि पहले जो ओल्ड टैक्स में था यहाँ पे सेंटर एंड स्टेट दोनों साइमल्टेनियसली टैक्स नहीं लगा सकते थे। सेंटर के पास कुछ पावर था, स्टेट के पास कुछ पावर था, दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली यहाँ पे टैक्स चार्ज नहीं कर पाते थे। तो इसीलिए मेन जो यहाँ पे नीड था कि वही कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, जैसे स्टेट आपका मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाता था, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, एंड आपका सेंटर बहुत सेल्स के ऊपर एंड सेंटर की भी वो सर्विसेज के ऊपर भी टैक्स लगाता था एंड यहाँ पे स्टेट भी आपका गुड्स जो भी स्टेट के अंदर जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे थे तो उसके ऊपर सेल्स कर रहे थे उसके ऊपर टैक्स लगाता था। मीन्स दोनों के साथ यहाँ पे पावर नहीं की, वो दोनों के ऊपर टैक्स लगाता था, ठीक है, बोथ इंटर एंड इंट्रा के ऊपर पावर नहीं था कि टैक्स लगाने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे आपका जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वो पहले कॉन्स्टिट्यूट हुआ, उसमें हम बहुत सारा अमेंडमेंट किए हैं, जैसे 266A कैपिटल ए, जिसमें हम सेंटर को पावर दे देते हैं एंड स्टेट को भी पावर दे देते हैं। यहाँ पे बहुत वो साइमल्टेनियसली गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर बहुत इंटरस्टेट एंड इंटरस्टेट के ऊपर अभी टैक्स लगा पाएंगे, ठीक है, ये था मेन नीड, ठीक है। तो ये था। उसके बाद चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 को चलते हैं। और दिया है कि जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट। यस, ये ट्रू है क्योंकि यहाँ पे यस है, वैलिड है। ये जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स, ठीक है, जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स मींस जो भी स्टेट यहाँ पे कंजप्शन करेगा तो वो टैक्स कलेक्ट करेगा एंड डेबिट करेगा, ठीक है। पहले था जो ओल्ड टैक्स में था ओरिजिन बेस्ड, मींस जहां पे आपका टैक्स ओरिजिन होता है, ठीक है, जो भी गुड्स जहां से ओरिजिन होता है या सर्विस जो स्टेट में ओरिजिन होता है, एराइज होता है, वही स्टेट में पहले लगता था जैसे इनकम टैक्स जैसे लगता था। बट अभी ये आ गया जीएसटी, जो भी स्टेट यहाँ पे डेस्टिनेशन जहां पे है जो कंजम्पशन करेगा तो वो स्टेट कलेक्ट करेगा एंड लेवी करेगा टैक्स, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आ जाइए। डिस्कस द लेविएबिलिटी ऑफ जीएसटी और अदरवाइज ऑन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे जीएसटी लेवी होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो पहले तो है अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर अभी तक आपका जीएसटी नहीं लगा है। फ्यूचर में जब जीएसटी काउंसिल बताएंगे तभी डेट में लगेगा, ठीक है, बट अभी तक नहीं लगा है। अभी तक लग रहा है आपका एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी लग रहा है ये अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद है पेट्रोलियम क्रूड, ये है 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, डीजल, पेट्रोल, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, एटीएफ एंड नेचुरल गैसेस। तो इसके ऊपर आपका वही सेम है, एक्साइज ड्यूटी अभी लग रहा है, जीएसटी नहीं लगा है। फ्यूचर डेट में जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन करेगा, नोटिफिकेशन में आएगा तभी लगेगा, यहाँ पे जीएसटी लगेगा, बट अभी तक नहीं लग रहा है, ठीक है। उसका टोबैको, तो टोबैको
एंड टोबैको प्रोडक्ट के ऊपर दोनों ही लगता है, जीएसटी लग रहा है एंड आपका एक्साइज ड्यूटी लग रहा है, दोनों ही लग रहा है टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, दोनों लग रहा है। वैसे सेम ही है ऑपिमा, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग एंड नार्कोटिक्स, तो इसके ऊपर ही टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट के जैसे ही इसके ऊपर दोनों ही लगता है आपका जो भी एक्साइज ड्यूटी लग रहा है, ओल्ड टैक्स लग रहा है, प्लस आपका ये लग रहा है जीएसटी लग रहा है। अगर यहाँ पे टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट एंड ऑपिमा ये जो नार्कोटिक्स ड्रग्स के ऊपर अगर यहाँ पे सेल्स करेंगे, मेनली मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक्साइज लगता है, अगर सेल्स करेंगे तो वहां पे लगेगा आपका जो भी सेल्स टैक्स या वैट लगेगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Under goods and service tax GST only value addition is tax and burden of tax is to be borne by the final consumer. Examine the validity of the statement. ये valid है क्योंकि यहाँ पे जीएसटी में जो अल्टीमेट बर्डन इज बॉर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर, क्योंकि जब हम कोई भी सप्लाई करेगा तो वहां पे जो भी उसके साथ आईटीसी है वो उसको मिल जाएगा, ठीक है। एट द स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरर टू द स्टेज ऑफ रिटेलर, तो वहां पे मिल जाएगा आईटीसी क्रेडिट मिल जाएगा, बट फाइनल कंज्यूमर जो है वो ओनली टैक्स भरेगा एंड वो ओनली टैक्स एलिमेंट भरेगा, जैसे हम इलस्ट्रेशन में किए थे, ओनली टैक्स एलिमेंट उसको भरना पड़ेगा एंड आपका वैल्यू एडिशन नहीं होगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो भी भरेगा अल्टीमेट कस्टमर, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चर से लेकर रिटेलर तक जो भी क्रेडिट उनको सब मिल जाता है एंड वो सेटअप कर लेते हैं, बट अगर देखें कस्टमर उसके पास कोई भी क्रेडिट नहीं होता है तो इसलिए उसको भरना पड़ेगा जीएसटी में अल्टीमेट टैक्स बर्डन। ओल्ड टैक्स में भी वैसे ही हो रहा था, बट ओल्ड टैक्स में वो कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा था एंड डबल टैक्सेशन होता था, तो इसलिए वहां पे ज्यादा टैक्स लगता था, बट जीएसटी में ज्यादा टैक्स नहीं लगेगा, बट अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर है, कंज्यूमर के ऊपर, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्हिच आर द कमोडिटीज which have been kept outside the purview of GST, तो कौन सा कमोडिटीज वो आउटसाइड द purview of the GST मींस जीएसटी जिसके ऊपर नहीं लगता है, कौन सा कमोडिटीज। एग्जामिन द स्टेटस ऑफ टैक्सेशन ऑफ सच कमोडिटीज आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, तो आपको स्टेटस अभी बताना है क्या है उनका स्टेटस है, ठीक है। तो कुछ कमोडिटीज है जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है अभी तक, क्या क्या है, हाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड आपका अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। हाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्या है, पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोल जिसको हम मोटर स्पिरिट है जिसको पेट्रोल बोलते हैं, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैसेस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल जिसको एटीएफ बोलते हैं, एंड आपका अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसके ऊपर अभी तक जीएसटी नहीं लगा है। आपका पुराना जो भी ओल्ड टैक्स एक्साइज ड्यूटी लग रहा है एंड आपका अगर सेल्स करेंगे तो उसके ऊपर वैट या लगेगा सेल्स टैक्स लगेगा, बट फ्यूचर डेट में जब हमारा जो भी जीएसटी काउंसिल जब रिकमेंडेशन करेगा तो वहां पे नोटिफिकेशन हेल्प से लग जाएगा ये जो जीएसटी लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। चलो चलते हैं। ए डुअल जीएसटी has been implemented in India, तो इंडिया में डुअल जीएसटी इंप्लीमेंटेड, बहुत सारा कंट्री है जहां पे सिंगल जीएसटी मॉडल है, बट इंडिया में डुअल जीएसटी मॉडल है जहां पे सेंटर एंड स्टेट दोनों के पास पावर है, वो दोनों कलेक्ट कर सकते हैं एंड इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेवी कर सकते हैं यहाँ पे जीएसटी, ठीक है। दोनों के पास पावर है, दोनों यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, दोनों कलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे जीएसटी, ठीक है। तो ये डुअल जीएसटी मॉडल, ये 2-3 लाइन है जहाँ पे सेंटर एंड स्टेट पहले था वो नहीं कलेक्ट कर पाते थे, बट अभी ये जो क्वेश्चन है इसका ही सिमिलर है। कौन सा क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का है, नहीं क्वेश्चन नंबर 3 का है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो भी है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर वही है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर वही है। उसके बाद चलो चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पे दिया है कि डिस्कस आर्टिकल नंबर 269A पर्टेनिंग टू लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी ऑन इंटरस्टेट सप्लाई, तो यहाँ पे आपको डिस्कस करना है कि आर्टिकल नंबर 269A पर्टेनिंग टू लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी ऑन इंटरस्टेट सप्लाई, तो इंटरस्टेट सप्लाई को कैसे हम लेवी एंड कलेक्ट करेंगे जीएसटी। तो मेनली जब इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो वहां पे जो चार्ज एंड कलेक्ट करेगा टैक्स कौन, जो भी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट यहाँ पे कलेक्ट एंड लेवी करेगा, यहाँ पे क्या टैक्स कलेक्ट करेगा एंड लेवी करेगा। उसके बाद वो बनेगा हमारा जो भी सेंट्रल फंड का पार्ट बनेगा, उसके बाद वो अपर्सन होगा बिटवीन स्टेट एंड सेंटर के बीच, वो कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट जब बनेगा वो उसके बाद अपर्सन होगा, ठीक है। जब वो आईजीएसटी लगता है उसके बारे में बोला है कि जब इंटरेस्टेड लगेगा तो वहां पे जो भी फंड जाएगा कंसोलिडेटेड फंड वो उसके बाद अपर्सन होगा, बट यहाँ पे अगर एसजीएसटी होता है तो एसजीएसटी जब होगा तो वहां पे ओनली स्टेट के पास पावर है कि वो लेवी एंड कलेक्ट करेगा, ठीक है, वो लेवी एंड कलेक्ट करेगा। उसके बाद जब सीजीएसटी होगा, ठीक है, जब सीजीएसटी होगा वो भी बन जाएगा अपर्सन होगा, जो आपका सेंटर एंड स्टेट के बीच वो भी अपर्सन होगा, कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट बनेगा, बट एसजीएसटी कभी भी कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट नहीं बनेगा। उसके बाद आईजीएसटी का क्रेडिट आप एसजीएसटी के साथ सेटअप कर सकते हैं एंड एसजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी के साथ सेटअप कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको फैसिलिटेटेड करेगा इजी ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा पार्लियामेंट के पास पावर, वो डिटरमाइन करेगा यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, ठीक है। अगर स्टेट के पास पावर रहेगा वो सब मानेंगे कि उनका ही यहाँ पे सब क्रेडिट वो मानेंगे एंड सब टैक्स वही कलेक्ट करेंगे, तो इसलिए ये जो प्लेस ऑफ सप्लाई का पावर सेंटर के पास है, पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। ये मेनली इंटरस्टेट के रिलेटेड यहाँ पे पावर देता है 269A। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द आर्टिकल नंबर 246A व्हिच ग्रांट्स द पावर टू मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो यहाँ पे
आर्टिकल नंबर 246A, ठीक है, व्हिच ग्रांट द पावर टू मेक लॉ इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे जो पावर दिया है 246A, तो पावर क्या देता है कि यहाँ पे अगर कोई भी आप इंटरस्टेट सप्लाई करेंगे, इंटरस्टेट सप्लाई, पहले इंटरस्टेट सप्लाई करेंगे तो वहां पे पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लेवी एंड कलेक्ट करेगा। अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करेंगे तो वहां पे जो भी स्टेट एंड सेंटर दोनों मिलकर यहाँ पे लेवी एंड कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जिसके ऊपर आपका हाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्लस आपका अल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसके ऊपर आपका अभी तक जीएसटी नहीं लगा है। फ्यूचर पीरियड में जब बोलेगा जीएसटी काउंसिल ऑन दी बेसिस ऑफ नोटिफिकेशन, तो वहां पे लग जाएगा आपका ये जो जीएसटी। तो अभी तक ये हाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्लस अल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसके ऊपर अभी तक जीएसटी नहीं लगा है, ठीक है। तो ये बोलता है आर्टिकल नंबर 246 में पावर देता है लगाने के लिए ये जीएसटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला चैप्टर खत्म हो जाता है। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, आज का जो भी सेकंड पार्ट रहेगा सप्लाई अंडर जीएसटी, ठीक है। वो इंपोर्टेंट चैप्टर है, उसमें टाइम लगेगा आपका ज्यादा टाइम, ठीक है। आ जाइए। तो चलो उसके बाद चैप्टर नंबर 2 जो कि सप्लाई अंडर जीएसटी, एंड इस वीडियो का आपका सेकंड नंबर पार्ट है। एंड इसमें आपका मेनली क्लैरिफिकेशन एंड सर्कुलर ये चैप्टर कवर करता है, एंड बेसिक भी ये चैप्टर कवर करता है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन का लेंथ बड़ा नहीं है, टाइम नहीं लगेगा ज्यादा, बट क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आ जाइए हम पहले, इसमें और एक बात है, इलुस्ट्रेशन नहीं है, इलुस्ट्रेशन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट चलो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। तो आ जाइए डायरेक्ट क्वेश्चन को जाएंगे हम। तो यहाँ पे होगा टेस्ट योर नॉलेज, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे है सत्यम में प्रिंटर इज ए प्रिंटिंग हाउस रजिस्टर अंडर जीएसटी। तो यहाँ पे सत्यम में प्रिंटर वो एक प्रिंटिंग हाउस है एंड वो रजिस्टर है जीएसटी में, ठीक है। इट रिसीव्स एन ऑर्डर फॉर प्रिंटिंग 5000 कॉपीज ऑफ ए बुक ऑन योगा एंड मेडिटेशन ऑथर्ड बाय ए वेल नोन योगा गुरु। तो यहाँ पे वो एक ऑर्डर रिसीव करता है 5000 कॉपीज ऑफ ए बुक, एंड वो किसके रिलेटेड है, योगा एंड मेडिटेशन बुक है, एंड वो ऑथर कर रहा है एक वेल नोन योगा गुरु। एंड द कंटेंट ऑफ द बुक इज टू बी प्रोवाइडेड बाय द योगा गुरु टू सत्यमेव प्रिंटर। तो यहाँ पे जो भी कंटेंट है वो प्रोवाइड करेगा ये जो योगा गुरु किसको, सत्यमेव प्रिंटर को। इट एग्रीड दैट सत्यमेव प्रिंटर विल यूज इट्स ओन पेपर टू प्रिंट द सेड बुक्स। एंड ये एग्रीमेंट है कि सत्यमेव प्रिंटर वो यूज करेगा ओन पेपर फॉर प्रिंटिंग द बुक्स, ठीक है। यू आर डिटरमाइन द रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ प्रिंटेड बुक्स बाय सत्यमेव प्रिंटर्स। तो यहाँ पे आपको डिटरमाइन करना है कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा फॉर प्रिंटिंग ऑफ बुक्स बाय सत्यमेव प्रिंटर। Assuming that GST applicable on services 18%, whereas rate of GST applicable on supply of goods 12%। तो यहाँ पे assume करिए कि rate of GST for supply of services से आपका 18% एंड goods के लिए 12%, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे मैं थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे सत्यमेव प्रिंटर वो एंड योगा गुरु वाई, ठीक है, ये मेनली एग्रीमेंट होता है कि 5000 बुक्स देने के लिए योगा एंड मेडिटेशन रिलेटेड बुक्स, एंड इसमें कंटेंट कौन प्रोवाइड करेगा, ये जो योगा गुरु वो कंटेंट प्रोवाइड करेगा, बट मटेरियल वो यूज करेगा, मींस बुक्स का जो भी पेपर वो यूज करेगा ये कौन, ये जो प्रिंटर है। तो यहाँ पे मेनली क्या होता है, ये आपका कॉम्पोजिट सप्लाई होता है, ठीक है। कॉम्पोजिट सप्लाई होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड है, क्योंकि आपका सर्विसेज है, ये जो प्रिंटिंग का सर्विसेज है, एंड यहाँ पे कंटेंट जो भी प्रोवाइड करता है ये गुड्स है। तो यहाँ पे कॉम्पोजिट सप्लाई है, एंड जिसमें प्रिंटिंग जो भी सर्विसेज है वो है प्रिंसिपल सप्लाई, ठीक है। ये जो प्रिंटिंग का सर्विस है, प्रिंटिंग यहाँ पे है, प्रिंसिपल सप्लाई यहाँ पे प्रिंटिंग है, प्रिंसिपल सप्लाई, एंड यहाँ पे रेट क्या लेंगे, जो भी प्रिंसिपल सप्लाई का रेट रहेगा। यहाँ पे दो एक्टिविटीज है, एक है प्रिंटिंग का सर्विस, दूसरा है यहाँ पे कंटेंट सप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम प्रिंटिंग को सर्विस को मानेंगे, यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई, प्रिंटिंग मेनली एक सर्विसेज है, तो प्रिंटिंग सर्विसेज का रेट है 18%, तो होल सप्लाई के ऊपर हम यहाँ पे 18% लेंगे, एंड यहाँ पे ये नेचुरली बॉन्डल है, ठीक है, नेचुरली बॉन्डल है, एंड वन ऑफ व्हिच इज प्रिंसिपल सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रिंटिंग का रेट लेंगे 18%, क्योंकि इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, ठीक है, इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, चाहे वो जो भी यहाँ पे कंटेंट सप्लाई करे, बट यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, ठीक है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, ठीक है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सुदामा एसोसिएट्स एक रजिस्टर सप्लायर है। तो यहाँ पे सुदामा एसोसिएट्स वो एक रजिस्टर सप्लायर है, एंड वो डिस्पोजेस द कंप्यूटर्स ओन्ड बाय द बिजनेस विदाउट कंसिडरेशन। तो यहाँ पे वो डिस्पोज कर देता है, मींस ये ट्रांसफर या डिस्पोजल मीन सेल कर देता है जो भी उसका कंप्यूटर, एंड विदाउट कंसिडरेशन वो सेल कर देता है। एंड इट हैज नॉट क्लेम आईटीसी ऑन सच कंप्यूटर, एंड ये क्लेम नहीं किया है आईटीसी ऑन सच कंप्यूटर्स। एग्जामिन whether the disposal of computer by Sudama Associates qualified as deemed supply under schedule number 1। तो यहाँ पे आप एग्जामिन करिए कि जो भी यहाँ पे डिस्पोजल ऑफ कंप्यूटर बाय सुदामा एसोसिएट्स वो क्वालिफाई होगा क्या सप्लाई एज पर शेड्यूल 1। तो यहाँ पे शेड्यूल 1 में सप्लाई होने के लिए विदाउट कंसिडरेशन है, बट वहाँ पे और दो कंडीशन है, तीन कंडीशन है। पहले तो यहाँ पे जब परमानेंट एसेट ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है, परमानेंट एसेट ट्रांसफर होना चाहिए। दूसरा बिजनेस पर्पज नहीं होगा, बिजनेस पर्पज नहीं होगा, बट जो मेन कंडीशन है कि यहाँ पे आईटीसी अवेल होना चाहिए। तो यहाँ पे मेनली तो डिस्पोज हो रहा है, एक कंप्यूटर डिस्पोज हो रहा है, मीन बिजनेस एसेट परमानेंटली हो रहा है, बट यहाँ पे विदाउट भी कंसिडरेशन है। बट यहाँ पे जो है नॉट क्लेम आईटीसी, यहाँ पे आईटीसी क्लेम होना चाहिए, अवेल होना चाहिए, बट नॉट क्लेम है, तो इसलिए यहाँ पे इसको सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है, इसको सप्लाई नहीं मानेंगे ऑर्डर जीएसटी, क्योंकि यहाँ पे आईटीसी अवेल नहीं किया था, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को चलते हैं।
अजातशत्रु इंडस्ट्रीज एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विथ एन एक्टर। तो यहाँ पे अजातशत्रु इंडस्ट्रीज वो एंटर करता है इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विथ एन एक्टर जिसका नाम है चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त के साथ यहाँ पे अजातशत्रु इंडस्ट्रीज एक एग्रीमेंट करता है एंड टू एक्ट एज ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय अजातशत्रु इंडस्ट्री। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, ये जो चंद्रगुप्त जो एक्टर है ये ब्रांड एम्बेसडर का काम करेगा, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर का काम करेगा एंड वो जो भी प्रोडक्ट किसके रिलेटेड मीन्स यहाँ पे मेनली एडवर्टाइजमेंट का सर्विस देगा, जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेगा अजातशत्रु। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 5 ईयर्स। तो ड्यूरेशन यहाँ पे 5 साल के लिए वो काम करेगा आज ब्रांड एम्बेसडर एंड कॉन्ट्रैक्ट फी कितना लगेगा, पेबल टू चंद्रगुप्त फॉर बीइंग ए ब्रांड एम्बेसडर इज 50 लाख पर एनम। तो यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट फी होगा ये 50 लाख पर एनम होगा, ठीक है, 50 लाख पर एनम होगा। उसके बाद एज पर द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड बाय द चंद्रगुप्त बिफोर द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, चंद्रगुप्त विल हैव टू प्रीपे द अजातशत्रु इंडस्ट्रीज 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फी रिसीव्ड बाय हिम टिल द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर यहाँ पे टर्मिनेट करता है कौन, ये जो चंद्रगुप्त बिफोर दी टर्मिनेशन ऑफ टेन्योर होने से पहले अगर यहाँ पे वो टर्मिनेट कर देता है तो वहां पे उसको 50% जो भी फी लिया है टिल द डेट ऑफ टर्मिनेशन उसको रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है, एज ए पेनल्टी, ठीक है। तो पेनल्टी देना पड़ेगा अगर यहाँ पे ये टर्मिनेट करता है कौन, ये जो एक्टर चंद्रगुप्त। उसके बाद एट एंड ऑफ द 3 ईयर, तो एंड ऑफ द 3 ईयर क्या होता है कि चंद्रगुप्त टर्मिनेट कर देता है कॉन्ट्रैक्ट विथ अजातशत्रु इंडस्ट्री। तो 3 ईयर में वो टर्मिनेट कर देता है। तो 3 ईयर तक कितना यहाँ पे वो रिसीव किया है, तो पर ईयर अगर 50 लाख होगा तो 3 ईयर के लिए 3 ईयर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा 150 लाख ये ऑलरेडी रिसीव कर चुका है 3 ईयर तक, तो उसका 50% यहाँ पे देना पड़ेगा, 50% देना पड़ेगा। चंद्रगुप्त हैज रिसीव द कॉन्ट्रैक्ट फी फॉर 3 ईयर्स एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये 3 ईयर ऑलरेडी रिसीव कर चुका है, मीन्स 150 लाख ऑलरेडी रिसीव कर चुका है एंड ये अबेट्स बाय द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वो मानता है कि जो भी टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसी हिसाब से वो बोल रहा है कि काम करूंगा मैं। अबेट्स मीन्स वो मान रहा है काम करने के लिए, मीन्स जो भी कंडीशन है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द वेदर द गिवन ट्रांजैक्शन क्वालिफाई एज सप्लाई। तो ये जो ट्रांजैक्शन क्वालिफाई होगा क्या सप्लाई के लिए, तो पहले देखना पड़ेगा कि सप्लाई होगा क्या। ये सप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटी है। एक्टिविटी क्या है, ब्रांड एम्बेसडर एक सर्विस है। उसके बाद दूसरा है बिजनेस, ऑब्वियसली ये मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेगा उसका ब्रांड एम्बेसडर मींस यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का सर्विस है, तो ये बिजनेस से रिलेटेड है। उसके बाद कंसिडरेशन भी है, यहाँ पे 50 लाख है पर एनम, तो कंसिडरेशन है, तीनों चीज है, तो उसको सप्लाई मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे सप्लाई मानेंगे। बट यहाँ पे जो दिक्कत होगा यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज मानेंगे, तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे क्योंकि आपका जो शेड्यूल 2 में बताता है कि अगर यहाँ पे अगर कोई भी आप परफॉर्मेंस नॉन परफॉर्मेंस के लिए अगर कोई भी आप पेनल्टी देते हैं, ठीक है, टॉलरेटिंग फॉर नॉन परफॉर्मेंस के लिए कोई भी पेनल्टी अगर लगता है तो उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, ठीक है, टॉलरेटिंग फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पे उसको मानेंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो यहाँ पे उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, ठीक है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे एंड यहाँ पे उसका वैल्यू कितना लेंगे, वैल्यू इसका 50% लेंगे क्योंकि 50% उसको रिफंड करना पड़ेगा, तो 50% होगा तो 75 लाख यहाँ पे लगेगा, उसका क्या लगेगा, उसका सप्लाई ऑफ सर्विसेज का वैल्यू, ठीक है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज का वैल्यू लगेगा 75 लाख, ठीक है, ये था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को चलते हैं। शिवाजी प्राइवेट लिमिटेड एक रजिस्टर सप्लायर है, तो शिवाजी प्राइवेट लिमिटेड एक रजिस्टर सप्लायर है एंड वो सप्लाई कर रहा है फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे वो सप्लाई कर रहा है फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड कॉम्प्लेक्सेस। क्या है, एक्सकावेटर फॉर रिक्वायर्ड पीरियड एट ए पर आवर रेट। तो यहाँ पे पहले एक्सकावेटर का सर्विस दे रहा है, मैंने हायरिंग का सर्विस दे रहा है। दूसरा है मैन पावर ऑफ ऑपरेशन ऑफ द एक्सकावेटर एट ए पर डे रेट। तो यहाँ पे मैन पावर भी दे रहा है फॉर ऑपरेशन ऑफ द एक्सकावेटर, एक्सकावेटर को ऑपरेट करने के लिए मैन पावर प्रोवाइड कर रहा है। प्लस ये सॉइल टेस्टिंग एंड सिस्मिक इवैल्यूएशन देता है फॉर सैंपल रेट, सॉइल टेस्टिंग का भी सर्विस दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि दी एक्सकावेटर आर इनवेरिएबली हायर्ड आउट एलोंग विद द ऑपरेटर, मींस एक्सकावेटर आपका जाएगा ऑपरेटर के साथ, अलग नहीं जा सकता है। जब एक्सकावेटर जाएगा तब जाएगा ये जो ऑपरेटर जाएगा। Similarly, excavator operator are supplied only when the excavator is hired out. Similarly, जहां पे excavator जाएगा तो वहां पे ऑपरेशन के लिए ऑपरेटर जाएगा, मींस ऑपरेटर एंड एक्सकावेटर दोनों यहाँ पे है कंपोजिट सप्लाई, दोनों एक के वजह से है, दोनों अलग अलग नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कंपोजिट सप्लाई मानेंगे। एंड यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई क्या होगा, तो एक्सकावेटर का जो भी हायरिंग सर्विस है, एक्सकावेटर का जो भी हायरिंग सर्विस है इससे, तो इसका रेट पूरा लगेगा ये दोनों के ऊपर, ठीक है, ये दोनों के ऊपर लगेगा। जो भी हायरिंग चार्जेस है एक्सकावेटर का वो पूरा लगेगा क्योंकि कंपोजिट सप्लाई में मेन जो प्रिंसिपल सप्लाई है यहाँ पे है एक्सकावेटर का जो भी हायरिंग चार्जेस है, तो एक्सकावेटर का जो हायरिंग वो होगा मेन कंपोजिट सप्लाई का प्रिंसिपल सप्लाई, एंड जो भी ऑपरेशन ऑफ द मैन पावर ऑपरेटर है वो रहेगा एंसिलरी, तो उसका रेट नहीं लेंगे, ये दोनों के ऊपर पूरा मेन रहेगा। एंड इसी तरह एक क्वेश्चन किए थे हम आईटीसी चैप्टर में, वहां पे आईटीसी भी था, ठीक है, आईटीसी चैप्टर में क्वेश्चन किए थे तो सेम था। In the given month, the receipt exclusive of GST of Shivaji Private Limited are as follow. तो for the given month ये सब दे दिया, रिसिप्ट क्या क्या किए है। हायर चार्जेस फॉर एक्सकावेटर 18 लाख रिसीव किया है, सर्विस चार्जेस फॉर सप्लाई ऑफ मैन पावर फॉर ऑपरेशन ऑफ द एक्सकावेटर 20,000, मींस ये दोनों के ऊपर सेम रेट लगेगा, ठीक है, जो भी एक्सकावेटर का रेट रहेगा ये दोनों के ऊपर लगेगा। उसके बाद सर्विसेज चार्जेस फॉर सॉइल टेस्टिंग एंड सिस्मिक इवैल्यूएशन ऑफ 3 साइट्स
2,50,000, तो वो तो अलग रेट लगेगा। रेट चलो देख लेते हैं। कंप्यूट द जीएसटी पेबल बाय शिवाजी प्राइवेट लिमिटेड फॉर द गिवन मंथ, तो यहाँ पे कितना जीएसटी पेबल करेगा शिवाजी प्राइवेट लिमिटेड फॉर द गिवन मंथ। अज्यूम दैट द रेट ऑफ जीएसटी इज एज अंडर। हायरिंग आउट ऑफ द एक्सकावेटर कितना है 12%, तो ये 12% लगेगा दोनों के ऊपर। एंड सप्लाई ऑफ मैन पावर सर्विसेज एंड सॉइल टेस्टिंग, सप्लाई ऑफ मैन पावर के ऊपर लगेगा भी 18%, एंड आपका सॉइल टेस्टिंग सिस्मिक इवैल्यूएशन सर्विसेज के ऊपर भी 8%। बट यहाँ पे हायरिंग चार्जेस ऑफ एक्सकावेटर एंड सप्लाई ऑफ मैन पावर ऑपरेटर ये दोनों के ऊपर लगेगा 12%, ठीक है, ये दोनों के ऊपर लगेगा 12%। ओनली आपका रहेगा ये जो सॉइल टेस्टिंग के ऊपर लगेगा 18%, ठीक है, 18%, ठीक है। चलो चलते हैं यहाँ पे हम, मीन्स यहाँ पे हायरिंग चार्जेस के ऊपर लगेगा, ये दोनों के ऊपर लगेगा 12%, तो यहाँ पे आ जाएगा 12%, एंड यहाँ पे लगेगा 12%, एंड यहाँ पे जीएसटी पेबल कितना होगा वो कैलकुलेशन करना है, एंड यहाँ पे रहेगा 18%। तो चलो इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, कितना होगा 18 लाख मल्टीप्लाई हो जाएगा 12%, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे 2,16,000 है। उसके बाद यहाँ पे होगा 20,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 2,400, एंड यहाँ पे होगा 2.5 लाख मल्टीप्लाई हो जाएगा 18%, तो ये हो जाएगा 45,000। तो टोटल कितना होगा 2,16,000, तो टोटल हो रहा है 2,63,400, ठीक है। तो ये है टोटल टैक्स पेबल। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 4। उसके बाद चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ऐसे ही क्वेश्चन सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। विक्रमादित्य इज सैलरीड एम्प्लॉय, तो यहाँ पे विक्रमादित्य वो एक सैलरीड एम्प्लॉय है, एंड इज प्लानिंग टू डू ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट, एंड वो प्लानिंग कर रहा है फॉर ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट में, फॉर व्हिच ही हैज ओपन ए ट्रेडिंग अकाउंट इन वैद्य ब्रोकर, ठीक है, वैद्य ब्रोकर के पास वो एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे विक्रमादित्य वो एक सैलरीड एम्प्लॉय है, एंड वो प्लान कर रहा है कि ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट में करने के लिए, तो इसलिए वो एक ओपन करता है एक ट्रेडिंग अकाउंट, कहाँ पे, वैद्य ब्रोकर के पास। ड्यूरिंग द मंथ विक्रमादित्य अंडरटुक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो ड्यूरिंग द मंथ वो अंडरटुक मींस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, विदाउट है फिजिकल डिलीवरी ऑप्शन, यहाँ पे फिजिकल डिलीवरी ऑप्शन नहीं होता है, बट कैश सेटलमेंट कहाँ पे होता है, ऑन द एक्सपायरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डेट, तो कैश सेटलमेंट यहाँ पे एक्सपायरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डेट में यहाँ पे कैश सेटलमेंट होता है, एंड जिसका अमाउंट है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट है 35 लाख है, ठीक है। उसके बाद विक्रमादित्य नीड्स योर एडवाइस वेदर सच फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेकन बाय हिम अमाउंट टू सप्लाई एंड आर लाइबल टू जीएसटी, तो यहाँ पे विक्रमादित्य चाहता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसको सप्लाई मानेगी, अगर सप्लाई मानेगी तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा क्या। तो यहाँ पे ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मेनली क्या होता है, वो मेनली डेरिवेटिव होता है, एंड ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ये मेनली सिक्योरिटीज होते हैं। तो गुड्स एंड सिक्योरिटीज क्या होता है आपका, गुड्स सिक्योरिटीज नहीं है, मनी एंड सिक्योरिटीज आपका गुड्स एंड सर्विसेज में नहीं जाता है, तो इसलिए ये सप्लाई नहीं मानेगा एंड इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। एंड ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक्चुअल डिलीवरी नहीं होता है फिजिकली, बट वो फाइनल सेटलमेंट क्या सेटलमेंट हो जाता है एट दी एक्सपायरी ऑफ दी जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। ये आपका एसएफएम पेपर में है, फाइनल में है, तो आपका अच्छे से वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि उसको गुड्स या सर्विसेज नहीं मानेंगे, एंड सप्लाई तो नहीं मानेंगे, जीएसटी भी नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि अंगद प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, तो यहाँ पे अंगद प्राइवेट लिमिटेड वो एंगेज किसमें है, फॉर बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये मेनली डिस्ट्रीब्यूशन करता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जैसे आपका ईटे होगा, सीमेंट होगा, रॉड होता है, ये सब उसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल ट्रांसफर करता है। एज एन इंसेंटिव अंगद प्राइवेट लिमिटेड pays an amount 75,000 to its employees upon achieving a specified sales target, तो यहाँ पे वो अंगद प्राइवेट लिमिटेड क्या कर रहा है, वो यहाँ पे इंसेंटिव दे रहा है 75 लाख, किसके 75,000 किसके लिए, यहाँ पे अचीविंग सेल्स टारगेट के लिए यहाँ पे दे रहा है 75,000, ठीक है। द इंसेंटिव इज ए पार्ट ऑफ सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज, तो इंसेंटिव जो है वो पार्ट ऑफ सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज है, एंड एप्लीकेबल टैक्स इज टू बी डिडक्टेड एट सोर्स एज पर रिलेवेंट इनकम टैक्स प्रोविजन, तो एप्लीकेबल जो भी टीडीएस है वो भी रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स के हिसाब से वो काट चुका है। अंगद प्राइवेट लिमिटेड इज ऑफ द व्यू दैट जीएसटी इज नॉट लेवेबल ऑन सच इंसेंटिव पेड टू द एम्प्लॉइज, तो अंगद प्राइवेट लिमिटेड वो इज ऑफ द व्यू दैट वो जो जीएसटी पेबल नहीं होगा, आज वो एक इंसेंटिव है जो भी इंसेंटिव पेमेंट कर रहा है। Whether the view taken by अंगद प्राइवेट लिमिटेड इज करेक्ट, तो व्यू जो भी लिया है अंगद प्राइवेट लिमिटेड वो करेक्ट है क्या, ऑब्वियसली करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो इंसेंटिव दे रहा है, तो इंसेंटिव मेनली सैलरी का पार्ट बनता है, एंड अगर सैलरी आ जाता है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे शेड्यूल 3 में आ जाएगा आपका नेगेटिव लिस्ट सप्लाई में, उसको सप्लाई ही नहीं मानेंगे, एंड इंसेंटिव को हम गिफ्ट नहीं मानेंगे या फ्री सैंपल नहीं मानेंगे, गिफ्ट या फ्री सैंपल अगर मानते तो ये आ जाता है कहाँ पे आपका सप्लाई मानेंगे, शेड्यूल 1 में आ जाएगा विदाउट कंसिडरेशन वाला, बट यहाँ पे आपका ये इंसेंटिव है, सैलरी का पार्ट है, तो वहां पे इनकम टैक्स लगता है, तो इसलिए जीएसटी नहीं लगेगा, शेड्यूल 3 के हिसाब से उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। और एक चीज है यहाँ पे आपका ये जो इंसेंटिव है, इंसेंटिव के ऊपर ऑलरेडी टीडीएस काट चुका है एंड वो इनकम टैक्स प्रोविजन लगा चुका है, तो यहाँ पे नहीं होगा, ये सप्लाई नहीं होगा, जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। नंदेश्वर मैन्युफैक्चरर एक रजिस्टर्ड पर्सन है, तो नंदेश्वर मैन्युफैक्चरर वो एक रजिस्टर्ड पर्सन है,
एंड सेंड सर्टेन कैटेगरी ऑफ यर्न फॉर प्रोसेसिंग टू द जॉब वर्कर। तो वो सेंड कर रहे हैं सर्टेन कैटेगरी ऑफ यर्न फॉर जॉब वर्किंग प्रोसेस के लिए, ठीक है। उसके बाद द जॉब वर्कर अंडरटेक द प्रोसेसिंग वर्क ऑन द यर्न एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द नॉन देशोर मैन्युफैक्चरर। उसके बाद वो जो जॉब वर्कर वो प्रोसेसिंग कर रहा है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द नॉन देशोर मैन्युफैक्चरर के हिसाब से। ड्यूरिंग द प्रोसेस द जॉब वर्कर यूजेस हिज ओन मटेरियल ऑल्सो। तो प्रोसेस में वो ओन मटेरियल भी यूज कर रहा है। उसके बाद प्रोसेस्ड yarn इज सोल्ड बाय द नॉन-देशोर मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली फ्रॉम द जॉब वर्कर प्रीमाइसेस। तो यहाँ पे जो भी प्रोसेस yarn है वो डायरेक्टली सोल्ड कर देता है कौन, नॉन-देशोर मैन्युफैक्चरर। किससे, वो जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से सोल्ड कर देता है। एंड बैलेंस जो भी क्वांटिटी ऑफ द yarn बचता है एंड आपका वेस्ट मटेरियल कुछ अगर बचता है वो सेंड बैक कर देता है जॉब वर्कर टू द नॉन-देशोर मैन्युफैक्चरर। तो जो भी बैलेंस बचता है वो सेंड बैक कर देता है टू द मैन्युफैक्चरर को, नॉन-देशोर को। जॉब वर्कर इज ऑफ द ओपिनियन दैट ही इज यूजिंग ओन मटेरियल आल्सो इन द प्रोसेसिंग, हेंस सप्लाई ऑफ टू नॉन-देशोर मैन्युफैक्चरर इज इन द नेचर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो यहाँ पे जो जॉब वर्कर उसका व्यू है कि वो उसमें यूज कर रहा है ओन मटेरियल है, जो भी नॉन-देशोर मैन्युफैक्चरर जो yarn में ओन मटेरियल यूज किया है, तो इसलिए यहाँ पे उसको ट्रीट करेंगे कि सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। डू यू एग्री विद द ओपिनियन ऑफ द जॉब वर्कर? तो एग्री कर रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ पे हम उसको सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मानेंगे। तो आपका शेड्यूल 2 के हिसाब से यहाँ पे क्लैरिफिकेशन एक आया था, अगर आप जॉब वर्कर को कुछ भी प्रोसेसिंग के लिए भेजेंगे तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, ठीक है। वो एक कंपोजिट सप्लाई है, ठीक है, बट उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेगा, वो क्लैरिफिकेशन दे दिया था, ठीक है। एंड यहाँ पे उसका जो भी ओन मटेरियल यूज किया है या नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं है, उसको हम कंपोजिट सप्लाई मींस सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे एंड यहाँ पे उसको सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानेंगे। और एक क्लैरिफिकेशन आया था, अगर जॉब वर्कर को आप कुछ भी सेंड करेंगे तो वहां पे जॉब वर्कर अपने आपका जो भी मटेरियल यूज कर सकता है, तो उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, गुड्स नहीं मानेंगे। उसके बाद सप्लाई ऑफ अगर देखेंगे जॉब वर्कर को सप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मेन जो भी काम है क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज से, ठीक है, जॉब वर्कर का सर्विसेज से। एंड एंसिलरी क्या है, वो जो गुड्स यूज करता है। तो मेन जो कंपोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल सप्लाई है सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो उसको भी हम मान सकते हैं। जहां पे भी देखेंगे तो वहां पे सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही मानेंगे, ठीक है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही मानेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि मोक्ष भूमि इंडस्ट्रीज हैज इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो मोक्ष भूमि इंडस्ट्रीज उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। इट स्टोर द फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर बाय इट एट द डिपोट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। तो वो स्टोर कर रहा है जो भी उसका फिनिश गुड्स कहाँ पे है, उसका जो भी डिपोट है कहाँ पे है, वो है गुजरात में है, तो वहां पे स्टोर कर रहा है, ठीक है। उसका ही वो एक डिस्टिंक्ट पर्सन है। एंड द डिपोट इज ओन्ड बाय द पुण्य भूमि लिमिटेड, एक रिलेटेड पर्सन ऑफ मुक्ष भूमि इंडस्ट्री। तो वो डिपोट उसको ओन कौन कर रहा है, पुण्य भूमि लिमिटेड। तो पुण्य भूमि लिमिटेड कौन है, यहाँ पे एक वो रिलेटेड पर्सन ऑफ मुक्ष भूमि लिमिटेड का। उसके बाद पुण्य भूमि लिमिटेड हैज नॉट चार्ज इन कंसिडरेशन फ्रॉम मुक्ष भूमि इंडस्ट्री फॉर यूसेज ऑफ डिपोट और स्टोरेज पर्पज। तो यहाँ पे पुण्य भूमि लिमिटेड वो कुछ भी यूज करने के लिए चार्ज नहीं कर रहा है, ठीक है, कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा है यहाँ पे कंसिडरेशन यूज करने के लिए स्टोरेज पर्पज के लिए। वेदर द स्टोरेज ऑफ गुड्स परमिटेड बाय पुण्य भूमि लिमिटेड टू मुक्ष भूमि इंडस्ट्रीज क्वालिफाई एज सप्लाई अंडर जीएसटी। तो ये जो स्टोरेज का काम है यहाँ पे सप्लाई मानेंगे क्या, यस मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिलेटेड पर्सन है। तो रिलेटेड पर्सन विदाउट कंसिडरेशन में हम उसको सप्लाई मानेंगे, बट कंडीशन क्या है, वो रिलेटेड पर्सन होना चाहिए। दूसरा है कि वो उसको बिजनेस पर्पज के लिए यूज होना चाहिए। तो यहाँ पे वो उसको स्टोरेज पर्पज के लिए यूज कर रहा है बिजनेस के लिए, तो उसको बिजनेस पर्पज हो गया है एंड रिलेटेड पर्सन भी है। विदाउट कंसिडरेशन हो तो भी उसको सप्लाई मानेंगे एज पर शेड्यूल 1, ठीक है। ये आपका हो गया, इसको सप्लाई मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। रॉब शेयर होल्डिंग लिमिटेड अनअप्रूव्ड इंटरमीडियरी। तो यहाँ पे रॉब शेयर होल्डिंग अनअप्रूव्ड इंटरमीडियरी है, हैज एंटर इनटू ए एग्रीमेंट wherein certain securities were to be lent to Bandhan Bank under securities lending scheme। तो ये एक एग्रीमेंट में एंटर करता है जहां पे सर्टेन वो सिक्योरिटीज लेंड करेगा। कौन, ये जो रॉब शेयर होल्डिंग वो लेंड करेगा किसको, धनधन बैंक को, ठीक है। उसके लिए वो लेंडिंग फी भी धनधन बैंक देगा। कितना स्पेसिफाइड लेंडिंग फी देगा, अगेंस्ट लेंडिंग सिक्योरिटीज। तो वो स्पेसिफाइड फी देगा, जो भी उसका एग्रीमेंट में है वो स्पेसिफाइड फी देगा। एक्सप्लेन द टैक्सेबिलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व इन सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम। तो यहाँ पे टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। तो पहले तो मैं बता देता हूँ, अगर आप सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शन करेंगे, सिक्योरिटीज अगर होगा तो उसको हम सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मानेंगे, सप्लाई ही नहीं मानेंगे, जीएसटी नहीं लगेगा। बट सिक्योरिटीज रिलेटेड ट्रांजैक्शन मीन सिक्योरिटीज के रिलेटेड जो भी अलग ट्रांजैक्शन है, तो वहां पे आप उसको सप्लाई मानेंगे एंड वहां पे जीएसटी लगाएंगे, ठीक है, सिक्योरिटीज रिलेटेड ट्रांजैक्शन। दूसरा है कि अगर आप कोई भी इंटरमीडिएट वो अगर लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज करता है तो उसके लिए जो कमीशन ब्रोकरेज या फी जो भी चार्ज करता है तो उसके ऊपर तो टैक्स लगेगा एंड वो आरसीएम में जो भी रेसिपिएंट वो टैक्स भरेगा। तो यहाँ पे मेनली पूछा है कि यहाँ पे टैक्स लगेगा क्या, हाँ टैक्स लगेगा, धनधन बैंक देगा और सीएम में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। तो यहाँ पे मेनली पूछा है कि टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, टैक्स लगेगा एंड आरसीएम में धनधन बैंक यहाँ पे भरेगा, ठीक है। वो एडिशन में आप लोग बता देना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कृष्णा देव इज ए ट्रेडर बेस्ड इन इंडिया। तो यहाँ पे कृष्णा देव इज ए ट्रेडर बेस्ड इन इंडिया, इंडिया का ट्रेडर है।
उसमें रामकृष्णा ब्रदर ऑफ कृष्णा देव इज लोकेटेड इन चाइना। तो यहाँ पे रामकृष्णा जो कि ब्रदर ऑफ कृष्णा देव वो लोकेटेड इन चाइना में है एंड इज ऑल्सो एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड वो चाइना में एंगेज है ट्रेडिंग ऑफ गुड्स में है। उसके बाद कृष्णा देव प्लेस करते हैं एक ऑर्डर विथ रामकृष्णा फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्टेन गुड्स फ्रॉम लोकल मार्केट इन चाइना। तो वो ऑर्डर करते हैं सर्टेन आइटम परचेज करने के लिए जो भी लोकल मार्केट में मिलता है चाइना में। कौन यहाँ पे ऑर्डर कर रहे हैं? कृष्णा देव, ठीक है। बिफोर द शिपमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम चाइना टू इंडिया कृष्णा देव सोल्ड द गुड्स टू क्रिस्टानो एक ट्रेडर लोकेटेड इन ब्राजील। तो वो बिफोर शिपमेंट होने से पहले वो एक ऑर्डर आ जाता है क्रिस्टानो ब्राजील से, तो वो बोलते हैं कि आप क्रिस्टानो जो ब्राजील को सेंड कर लीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद पढ़ लेते हैं। उसके बाद गुड्स वो सब्सिक्वेंटली शिफ्ट फ्रॉम चाइना टू ब्राजील। तो यहाँ पे गुड्स सब्सिक्वेंटली वो सेंड हो जाता है चाइना टू ब्राजील। कमेंट ऑन दी टैक्सेबिलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन बिटवीन कृष्णा देव एंड क्रिस्टानो अंडर जीएसटी इन इंडिया। तो यहाँ पे आपको कमेंट करना पड़ेगा जो भी ट्रांजैक्शन बिटवीन कृष्णा देव एंड कृष्णानो वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ये यहाँ पे है कृष्णा देव जो कि इंडिया का है, ठीक है, इंडिया का है। उसके बाद ये एग्रीमेंट करता है उसका ब्रदर जो भी है वो है रामकृष्णा जो कि है यहाँ पे चाइना में है, ठीक है, चाइना में है। उसके बाद एक ऑर्डर आता है किसको, या ऑर्डर आता है क्रिस्टानो को जो कि है ब्राजील में है, ऑर्डर आता है। तो वो शिपमेंट से पहले वो बोलता है कि ये जो कृष्णा देव जो मेन रेसिडेंट बोलता है कि आप क्रिस्टानो को सेल कर दीजिए ब्राजील को। तो यहाँ पे ये दोनों के बीच जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है, ये जो कृष्णा देव एंड क्रिस्टानो, तो यहाँ पे उसको सप्लाई मानेगी क्या, सप्लाई मानेगी क्या? तो इसको मैं बता देता हूँ कि इसको सप्लाई नहीं मानेगी क्योंकि यहाँ पे इंडिया को नहीं आया है ये नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी जो कि है चाइना टू नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी ब्राजील। नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी मींस इंडिया का टेरिटोरी के बाहर जो होते हैं उसको बोलते हैं नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी। इंडिया के टेरिटोरी को बोलते हैं टैक्सेबल टेरिटोरी, इंडिया के बाहर का टेरिटोरी को बोलते हैं नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी। तो यहाँ पे एक नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी जो कि चाइना है, चाइना से अदर एक नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी ब्राजील को जाता है। तो यहाँ पे इंडिया का इन्वॉल्वमेंट कुछ भी नहीं है। हाँ, रेसिडेंट इंडिया का है, उससे कोई मतलब नहीं है। एंड ये स्पेसिफिकली मना कर देता है जो आपका है नेगेटिव सप्लाई है जो कि शेड्यूल 3 मना कर देता है, अगर आप नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी को सप्लाई करेंगे तो उसको हम सप्लाई ही नहीं मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, समझ आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, मोहनदास इंटरनेशनल एंटर इनटू ए ट्रांजैक्शन फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम ए वेंडर लोकेटेड इन इटली। तो यहाँ पे मोहनदास इंटरनेशनल वो एंटर करता है एक ट्रांजैक्शन किसके साथ, एक वेंडर है जो कि इटली का है। उसके बाद ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज मोहनदास इंटरनेशनल वाज नॉट इन द सिचुएशन टू क्लियर द गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। तो कुछ फाइनेंशियल इशू की वजह से यहाँ पे मोहनदास वो एक सिचुएशन में नहीं है कि वो क्लियर कर पाएगा इंपोर्ट ड्यूटी मीन टैक्स पेमेंट करके वो क्लियर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये क्या करता है कि ये जो मोहनदास इंटरनेशनल वो सोल्ड कर देता है गुड्स टू राधा कृष्णा एक्सपोर्ट हाउस बाय एंडोर्समेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स व्हाइल द गुड्स वेयर इन हाई सी। तो यहाँ पे ये क्या करता है कि वो इंटरनेशनल जो मोहनदास इंटरनेशनल वो सेल कर देता है किसको, आपका राधा कृष्णा एक्सपोर्ट हाउस को वो सोल्ड कर देता है। सोल्ड कैसे कर रहा है, ये जो टाइटल लिस्ट को सोल्ड कर देता है एंड जहां पे गुड्स था हाई सी में गुड्स था। उसके बाद दी एग्रीमेंट प्रोवाइडेड दैट मोहनदास इंटरनेशनल शैल परचेज बैक द गुड्स इन फ्यूचर फ्रॉम राधा कृष्णा एक्सपोर्ट हाउस। तो यहाँ पे एग्रीमेंट होता है कि ये फर्दर वो परचेज कर देगा, मोहनदास इंटरनेशनल वो परचेज कर देगा राधा कृष्णा एक्सपोर्ट हाउस से फ्यूचर में जब उसके पास पैसा हो। एग्रीमेंट होता है, ठीक है, एग्रीमेंट हो जाता है। डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व अंडर जीएसटी लॉ। तो यहाँ पे टैक्सेबिलिटी बोल दिए क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे दो ट्रांजैक्शन है। पहले तो हाई सी में था उसको वो सेल कर देता है वो एक ट्रांजैक्शन, उसके बाद दूसरा है कि एग्रीमेंट होता है कि फ्यूचर में वो परचेज बैक कर देगा। तो दो ट्रांजैक्शन है। पहले जो हाई सी में वो सेल कर देता है तो वहां पे क्या होगा, तो हाई सी सेल वो भी शेड्यूल नंबर 3 मना कर देता है कि हाई सी सेल में अगर आप कोई भी सेल कर देंगे तो उसको हम नहीं मानेंगे सप्लाई, वो नेगेटिव लिस्ट सप्लाई है। मीन्स यहाँ पे आप सेल कैसे करेंगे, तो आपका जो भी टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट टाइटल डीड्स को ओनरशिप को आप ट्रांसफर कर देते हैं तो वहां पे हम उसको सप्लाई ही नहीं मानेंगे, ये मना कर देता है शेड्यूल नंबर 3, सप्लाई नहीं मानेंगे, जीएसटी नहीं लगेगा। दूसरा है अगर यहाँ पे एग्रीमेंट होता है कि फ्यूचर में वो परचेज बैक कर देगा, तो परचेज बैक करेगा तो उसको नॉर्मल परचेज मानेंगे और इंडिया में जीएसटी लगा देंगे। पहले सिचुएशन में उसमें जीएसटी नहीं लगा, सेकंड सिचुएशन में अगर उसको परचेज बैक करेगा एग्रीमेंट होता है तो वहां पे जीएसटी लगा देंगे, फिर उसको जीएसटी लगा देंगे, समझ आ गया। तो ये था। उसका क्वेश्चन नंबर 12, मिस्टर हापी हैज ए ह्यूज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लोकेटेड एट ए प्राइम लोकेशन इन मुंबई महाराष्ट्र। तो मिस्टर हापी का ह्यूज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है जो कि है मुंबई में है, ठीक है, प्राइम लोकेशन ऑफ द मुंबई महाराष्ट्र में है। ही हैज लेट आउट फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर टू मिस्टर पीस फॉर रेसिडेंशियल पर्पज इन अप्रैल। तो उसके बाद वो लेट आउट कर देता है, मींस भाड़े में दे देता है फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर किसको, मिस्टर पीस को, फॉर रेसिडेंशियल पर्पज इन अप्रैल। उसके बाद मिस्टर पीस सरेंडर्स हिज टेनेसी राइट्स टू मिस्टर सेरेने फॉर ए टेनेसी प्रीमियम ऑफ 10 लाख ऑन 5 जून। तो उसके बाद मिस्टर पीस वो सरेंडर कर देता है उसका जो भी टेनेसी राइट्स टू मिस्टर सेरेने फॉर टेनेसी प्रीमियम ऑफ 10 लाख, मींस उसका जो भी टेनेसी राइट्स में प्रीमियम जैसा है जो ओनरशिप जैसा है वो ट्रांसफर कर देता है किसको, जो भी मिस्टर सेरेन को वो ट्रांसफर कर देता है फॉर ए टेनेसी प्रीमियम ऑफ 10 लाख 5 जून में। उसके बाद मिस्टर सेरेन हैज आल्सो पेड द एप्लीकेबल स्टाम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑन ट्रांसफर ऑफ टेनेसी राइट्स। उसके बाद मिस्टर सेरेन जो भी एप्लीकेबल स्टाम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस सब कुछ पेमेंट कर देते हैं फॉर टेनेसी राइट्स
Moreover, Mr. Seren has agreed to pay a monthly rent of 1 lakh to Mr. Happy from June. Moreover, उनका जो भी एग्रीमेंट हो जाता है कि वो 1 जून से वो 1 लाख देंगे मिस्टर हैप्पी को फॉर रेंट के लिए, मंथली रेंट के लिए। तो डिटरमाइन करिए कि द टैक्सेबिलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व इन द गिवन केस फॉर द मंथ ऑफ जून। तो यहाँ पे आपको डिटरमाइन करना है कि टैक्सेबिलिटी क्या होगा फॉर द मंथ ऑफ जून के लिए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तीन ट्रांजैक्शन, 2 ट्रांजैक्शन है। पहले यहाँ पे हैप्पी वो ट्रांसफर कर देता है किसको, मिस्टर पीस को ट्रांसफर कर देता है। उसके बाद पीस ट्रांसफर कर देता है किसको, सेरेन को। एंड ये होता है अप्रैल में होता है। एंड ये होता है जून में, ठीक है। एंड यहाँ पे पहले टेनेंसी राइट्स के लिए 10 लाख चार्ज किया था, बट यहाँ पे 10 लाख चार्ज किया था, बट उसके बाद ये भी 10 लाख यहाँ पे एग्रीमेंट वही होता है, बट ये मंथली रेंट देगा कितना, 1 लाख, ठीक है। 1 लाख मंथली रेंट देगा। तो यहाँ पे बहुत सारा डाउट है, ठीक है। डाउट है जैसे यहाँ पे ये जो मंथली रेंट पेमेंट कर रहे हैं, तो ये आपका हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, इनकम टैक्स में जाएगा या जीएसटी में जाएगा। तो पहले तो बता देता हूँ ये जीएसटी में जाएगा, क्योंकि अगर देखेंगे सर्कुलर है वहां पे अगर टेनेंसी प्रीमियम बाय वे ऑफ लीज, रेंट या ईजमेंट, तो वहां पे हम उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। ये क्लैरिफिकेशन है, ठीक है, ये क्लैरिफिकेशन है, तो ये तो जीएसटी में जाएगा। और जो डाउट है कि वो हाउस प्रॉपर्टी में जाना चाहिए था, जैसे हम स्टाम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन चार्जेस पेमेंट कर रहे हैं, तो वो एक प्रोसीजर है, ठीक है। ये एक मेयर प्रोसीजर है, जो कि अगर आप कोई भी टेनेंसी राइट्स या टेनेंसी प्रीमियम ट्रांसफर करें तो वहां पे ये सब प्रोसीजर होता है। तो उसकी वजह से आप नहीं बोलेंगे कि ये इनकम टैक्स में जाएगा, नहीं, इनकम टैक्स में नहीं जाएगा, ये जाएगा आपका जीएसटी में, ठीक है। ये डाउट क्लियर हो गया, जीएसटी में जाएगा। उसके बाद ये जीएसटी में टैक्सेबल होगा या एग्जम्प्ट होगा। तो जीएसटी में मेनली अगर आप सेल ऑफ लैंड या बिल्डिंग करोगे तो वहां पे नेगेटिव लिस्ट मना कर देता है कि सप्लाई नहीं मानेंगे। बट यहाँ पे तो ओनरशिप रहता है हैप्पी के पास, यहाँ पे सेल नहीं हो रहा है, लैंड या बिल्डिंग सेल नहीं हो रहा है, ये मेनली रेंट या लीज में ले रहा है, तो यहाँ पे मेनली ये भी एग्जेम्पशन नहीं होगा, ठीक है। ये एग्जेम्पशन नहीं होगा, तो ये टैक्सेबल होगा। उसके बाद एग्जेम्पशन चैप्टर में है, अगर आप सर्विसेज ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल हाउसिंग या डुएलिंग पर्पज के लिए टेनेंसी राइट्स या इजमेंट के लिए देते हैं, तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाता है, ठीक है। अगर आप रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल हाउस देंगे फॉर रेसिडेंशियल डुएलिंग या टेनेंसी राइट्स या यूज के लिए रेसिडेंस के लिए, तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाता है। वो फाइनली यहाँ पे वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्योंकि ये आपका एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के हिसाब से ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर आप सर्विसेज ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल डुएलिंग फॉर रेसिडेंस पर्पज या टेनेंसी राइट्स ये सब अगर ट्रांसफर करेंगे तो वो एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, उसका पार्ट है दिया है रुद्राक्ष कापुर ओनर ऑफ है रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस गाजियाबाद यूपी, ठीक है। तो यहाँ पे रुद्राक्ष कापुर वो ओनर ऑफ है रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस गाजियाबाद यूपी में है। एंड वो डोनेटेड कर रहा है सब मनी टू दिव्य प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट, वो डोनेट कर रहा है सब मनी टू दिव्य प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट इन द मेमोरी ऑफ हिज लेट फादर। तो मेमोरी ऑफ हिज लेट फादर के लिए वो कुछ डोनेशन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद द दिव्य प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट कंस्ट्रक्टेड ए रूम इन द स्कूल रन बाय इट फ्रॉम दी डोनेशन। तो यहाँ पे दिव्य प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट वो क्या कर रहा है, वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है एक रूम कंस्ट्रक्ट कर रहा है जिसमें स्कूल वो रन कर रहा है, उसमें एक रूम वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है फ्रॉम सच डोनेशन, जो भी डोनेशन मिल रहा है उसमें वो एक रूम कंस्ट्रक्ट कर रहा है स्कूल का। उसके बाद रोड उसमें लिखा है कि डोनेटेड बाय रुद्र प्रकाश कापुर इन दी मेमोरी ऑफ हिज फादर। तो उसमें वो लिखा है कि डोनेटेड रुद्र प्रकाश इन दी मेमोरी ऑफ हिज फादर, ठीक है। एंड ऑन द डोर ऑफ द रूम सो कंस्ट्रक्टेड, तो डोर ऑफ द रूम में वो लिखा है कि ये मेनली डोनेटेड की है दिव्य प्रकाश रुद्राक्ष कापुर फॉर द मेमोरी ऑफ हिज फादर, ठीक है। एग्जामिन वेदर द मनी डोनेटेड बाय रुद्राक्ष कापुर इज लेवेबल टू जीएसटी। तो यहाँ पे ये जो मनी डोनेट किए हैं ये लेवेबल टू जीएसटी होगा क्या, मींस टैक्स लगेगा क्या। तो एक नोटिफिकेशन आया था जहाँ पे बोला था एग्जेम्पशन मिल जाएगा, अगर आप कोई भी डोनेशन करते हैं तो वहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेंगे तो वहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। पहला तो आप जो भी डोनेशन कर रहे हैं वो एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन करना चाहिए। तो यहाँ पे वो जो भी जो यहाँ पे एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, ठीक है। ये जो आपका रुद्र प्रकाश नहीं है, दिव्य प्रकाश, ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा है कि यहाँ पे वो गिफ्ट या डोनेशन होना चाहिए। ऑब्वियसली ये गिफ्ट या डोनेशन दे रहा है, तो सेकंड डोनेटेड सम मनी मींस ये डोनेशन में आ रहा है। दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तीसरा कंडीशन की यहाँ पे जो उसका पर्पज फिलैंथ्रोपिक होना चाहिए। फिलैंथ्रोपिक मींस कोई भी कमर्शियल गेन नहीं है या यहाँ पे कोई भी एडवर्टाइजिंग नहीं है। यहाँ पे नो कमर्शियल गेन या एडवर्टाइजिंग नहीं है, वो ओनली उसका जो भी फादर का जो भी ये है मेमोरी के लिए वो वहां पे डोनेशन दे रहा है, ना कि कोई भी उसका बिजनेस के लिए एडवर्टाइजिंग या कोई भी कमर्शियल गेन के लिए नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक। तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी कमर्शियल गेन नहीं है। उसके बाद है सेकंड में दिया है बी पॉइंट में, इन दी अबव क्वेश्चन इफ दिव्य प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट हैज written on the door of the room constructed from the money donated by Rudraksh Kapoor in the school run by his donated by Rudraksh Publishing House Ghaziabad UP, would the given transaction activity qualify as supply। तो यहाँ पे आपका आंसर सेम होगा या चेंज होगा। अगर यहाँ पे जो भी दिव्य प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट वो जो डोर में अगर लिखता है कि यहाँ पे क्या लिखता है, डोर में लिखता है कि यहाँ पे जो भी डोनेशन दे रहे हैं रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस गाजियाबाद यूपी,
तो यहाँ पे मेनली उसका जो भी दुकान का है, जो भी बिजनेस का यहाँ पे एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, तो एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं मीन्स यहाँ पे नहीं लगेगा, एग्जाम्पशन टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, ठीक है, ये डोनेशन दे रहे हैं, सही है, बट यहाँ पे जो फिलैंथ्रोपिक पर्पज नहीं है, यहाँ पे आ जाता है आपका एडवर्टाइजमेंट, कमर्शियल गेन या एडवर्टाइजमेंट के लिए आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा, जीएसटी लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा मीन्स जीएसटी लग जाएगा। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे डोनेशन पर्पज के लिए नहीं है, ये ओनली एडवर्टाइजमेंट के लिए है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। उसके बाद चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मिसेस काजल एक रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ जयपुर राजस्थान। तो यहाँ पे मिसेस काजल वो एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, हैज मेड द फॉलोइंग सप्लाईज इन द मंथ ऑफ जनवरी। वो बहुत सारा सप्लाईज किए हैं, ये जो मंथ ऑफ जनवरी मंथ में बहुत सारा सप्लाई की। उसके बाद पॉइंट 1 में क्या सप्लाई किए हैं, तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ लैपटॉप एलोंग विथ लैपटॉप बैग टू ए कस्टमर ऑफ मुंबई फॉर 55,000 एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो यहाँ पे वो लैपटॉप सप्लाई किए हैं एलोंग विथ लैपटॉप बैग, ठीक है, टू ए कस्टमर मुंबई का है, 55,000 एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉम्पोजिट सप्लाई है, एंड यहाँ पे क्या लेंगे, जो भी लैपटॉप का रेट वो पूरा होल के ऊपर लेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझा दूंगा। उसके बाद यह है कि सप्लाई ऑफ 10,000 किट्स एट 50 ईच अमाउंटिंग टू 5 लाख एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी टू राम फैंसी स्टोर इन कोटा राजस्थान। तो यहाँ पे वो सप्लाई कर रहे हैं 10,000 किट्स एट 50 ईच अमाउंटिंग टू 5 लाख एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी टू राम फैंसी स्टोर इन कोटा, ठीक है। एंड ईच किट में क्या क्या कॉन्सिस्ट ऑफ है, 1 हेयर ऑयल है, 1 ब्यूटी सॉप है, एंड 1 हेयर कॉम्ब है। उसके बाद थर्ड आई में दिया है कि 100 किट आर गिवन फ्री ऑफ गिफ्ट टू जयपुर कस्टमर ऑल ऑन रिलेटेड ऑन दी ओकेजन ऑफ मिसेस काजल्स बर्थडे। तो यहाँ पे वो 100 किट्स दे रहा है फ्री गिफ्ट टू किट्स जो भी कस्टमर को दे रहे हैं, एंड ऑल ऑन रिलेटेड कस्टमर को वो दे रही हैं, एंड ओकेजन ऑफ हिज बर्थडे में वो दे रही हैं। उसके बाद ईच किट्स कॉन्सिस्ट ऑफ 1 हेयर ऑयल एंड 1 ब्यूटी सॉप। तो ईच किट में क्या क्या है, एक हेयर ऑयल है एंड 1 ब्यूटी सॉप है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ ईच किट इज 35 रुपीज। तो उसका कॉस्ट है 35 रुपीज है। इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज नॉट बीन टेकन ऑन द गुड्स कंटेंट इन द किट। तो आईटीसी भी वो टेकन नहीं किए, मींस आईटीसी आवेदन नहीं किए। उसके बाद इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू हर ब्रदर। तो यहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट टू हर ब्रदर को वो दे रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन हर। उनका जो भी ब्रदर है, उनकी जो ब्रदर वो फुल्ली डिपेंडेंट ऑन हिम, ठीक है, ऑन हर फॉर हिज सॉन्स मैरिज फंक्शन इन द इंदौर। इंदौर में उनका जो भी सॉन्स मैरिज है उसके लिए वो इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज लिए हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सेट सर्विसेज 80,000। तो उसका कॉस्ट है 80,000, ठीक है। मध्य प्रदेश में है इंदौर, एंड उसका कॉस्ट है 80,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेनली एक ब्रदर को वो सर्विस दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन, एंड यहाँ पे वो एक रिलेटिव है, ठीक है, रिलेटिव है, तो यहाँ पे रेट लग जाएगा, ठीक है, रेट लग जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद चलो मैं समझा दूंगा। उसके बाद है 1400 चेयर्स एंड 100 कूलर्स हायर्ड आउट टू फंक्शन गार्डन Ajmer, Rajasthan for 3,30,000 exclusive of GST, including cost of transporting the chair and coolers from Mrs. Kajal Godown at Joypur function। तो यहाँ पे गार्डन अजमेर। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 1400 चेयर एंड 100 कूलर वो हायरिंग में चार्जेस में दे रहे हैं फॉर फंक्शन गार्डन अजमेर में। किसके लिए, फॉर रुपीज है 3,30,000 है, ठीक है, एंड इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चेयर। ट्रांसपोर्टेशन का भी कॉस्ट यहाँ पे इंक्लूडेड है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी इंक्लूड है। सिंस दी मिसेस काजल इज नॉट ए जीटीए ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय हर आर एग्जाम्प्ट बाय नोटिफिकेशन। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस है वो एग्जाम्प्ट है, क्योंकि ये जीटीए नहीं है, तो इसलिए ये कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो एग्जाम्प्ट है, क्योंकि ये जीटीए नहीं है, तो इसलिए एग्जाम्पशन है। ऑलरेडी बता देता वो कि वो एग्जाम्प्ट है। तो यहाँ पे आजम रेट ऑफ जीएसटी टू बी आर आज ऑन। तो जीएसटी का रेट क्या है बोल दिया है, यहाँ पे सीरियल नंबर दे दिया, पर्टिकुलर दे दिया, रेट ऑफ जीएसटी दे दिया, लैपटॉप का दे दिया, लैपटॉप बैग, हेयर ऑयल, ब्यूटी शॉप, हेयर कॉम, इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, सर्विसेज ऑफ रेंटिंग ऑफ चेयर्स एंड कूलर्स। उसके बाद और क्या दिया है, उसके बाद दिया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विस रेट्स ऑफ दे दिया। तो फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन एग्जामिन ईच ऑफ द अबव सप्लाईज मेड मिसेस काजल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी एंड डिटरमाइन द रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल ऑन दिस। तो यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन सब दिया हुआ है वो सब जनवरी मंथ के लिए दिया हुआ है, एंड यहाँ पे आपको डिटरमाइन करना है कि रेट क्या लगेगा, रेट ऑफ जीएसटी क्या लगेगा। तो यहाँ पे मेनली पूछा है कि कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई, तो उसका रेट आपको बताना है। कंपोजिट सप्लाई में देखेंगे जो भी प्रिंसिपल सप्लाई का रेट होगा उसको हम पूरा सप्लाई का रेट लेंगे, एंड मिक्स सप्लाई में देखेंगे जो भी सब सप्लाईज है उसका जो भी हायर रेट है, जिसका हायर रेट है उसका रेट पूरा सप्लाई के ऊपर लेंगे। ये सेक्शन नंबर 8 बोल रहा है। तो यहाँ पे पहले सिचुएशन में लैपटॉप के साथ लैपटॉप बैग आ रहा है, तो यहाँ पे हम लैपटॉप जो है वो है प्रिंसिपल सप्लाई, तो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट पूरा लेंगे, पूरा होल सप्लाई के ऊपर। तो यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई अगर देखेंगे लैपटॉप का रेट है 18%, तो हम 18% पूरा लैपटॉप एंड लैपटॉप बैग के ऊपर पूरा सप्लाई के ऊपर लेंगे 18%। तो यहाँ पे रेट पूछा है क्या होगा, तो यहाँ पे रेट रहेगा 18%, ठीक है, सिंपल है। उसका सेकंड में पूछा है कि 10,000 किट्स यहाँ पे प्रोवाइड हुआ है फॉर 5 लाख, एंड ईच किट में क्या क्या है, कॉन्सिस्ट ऑफ 1 हेयर ऑयल, 1 ब्यूटी सॉप एंड
वन हेयर कॉम। तो यहाँ पे इंडिविजुअली सब स्पेसिफिक है, तो यहाँ पे कोई भी प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है, तो इसलिए एक मिक्स सप्लाई है। एंड मिक्स सप्लाई के केस में देखेंगे जो भी इंडिविजुअल सप्लाईज है उसका हायर रेट देखेंगे। तो यहाँ पे ये तीनों इंक्लूडेड है, हेयर ऑयल है, ब्यूटी स्टफ है एंड हेयर कॉम है, वन वन करके। तो यहाँ पे हाईएस्ट रेट कौन सा होगा, 28%। तो यहाँ पे पूरा सप्लाई कर लेंगे 28%, क्योंकि मिक्स सप्लाई है तो वहाँ पे हायर रेट लेते हैं, तो यहाँ पे 28% लेंगे, पूरा सप्लाई के ऊपर 28% लेंगे, ठीक है। उसके बाद है 100 किट आर गिवन फ्री गिफ्ट टू जॉयपुर कस्टमर। ऑन रिलेटेड कस्टमर को अगर हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे तो यहाँ पे सप्लाई उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सप्लाई के लिए 3 कंसीडरेशन चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए। जो भी कंडीशन पहला है एक्टिविटी होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे गिफ्ट एक एक्टिविटी है। दूसरा है यहाँ पे बिजनेस पर्पज नहीं है, ये गिफ्ट है फ्री में है, बिजनेस पर्पज नहीं है एंड कंसीडरेशन भी नहीं है। यहाँ पे कस्टमर को दे रहे हैं सही है, बट यहाँ पे कंसीडरेशन भी नहीं है, फ्री में है, तो यहाँ पे उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, तो रेट भी कैलकुलेशन नहीं होगा, ठीक, एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में दिया है कि इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, बट यहाँ पे ब्रदर रिलेटेड पार्टी को अगर कोई भी सर्विस देंगे विदाउट कंसीडरेशन तो भी हम उसको सप्लाई मानेंगे फॉर बिजनेस पर्पज। तो यहाँ बिजनेस पर्पज है, क्योंकि उसका काम ही है इवेंट मैनेजमेंट सर्विस, बिजनेस पर्पज है। यहाँ पे कंसीडरेशन नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पे ब्रदर रिलेटिव में आ जाता है, होली डिपेंडेंट भी है, तो यहाँ पे उसको हम मानेंगे सप्लाई एज पर शेड्यूल 1। एंड यहाँ पे रेट क्या लगेगा, तो रेट लगेगा कि यहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज क्या है, ये है 5%, ठीक है, ये 5% लगेगा इवेंट मैनेजमेंट का सर्विसेज, ठीक है। तो इवेंट मैनेजमेंट का सर्विसेज रहेगा 5%। उसके बाद लास्ट पॉइंट दिया है कि यहाँ पे दिया है कि 1400 चेयर एंड 100 कूलर वो हायरिंग का सर्विस दे रहा है, ठीक है, जिसके लिए वो 3,30,000 चार्ज कर रहा है, बट उसके साथ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चेयर दे रहा है, जो कि एग्जाम्प्ट है, ठीक है। यहाँ पे दो सर्विस दे रहा है, एक तो यहाँ पे हायरिंग सर्विस दे रहा है, दूसरा है एग्जाम्पशन सर्विस दे रहा है। बट यहाँ पे मेन जो प्रिंसिपल सर्विस क्या है, एक तो ये कंपोजिट सप्लाई है, प्रिंसिपल जो भी सर्विस है ये फंक्शन का जो हायरिंग चार्जेस है, ठीक है, ये जो चेयर एंड कूलर का हायरिंग चार्जेस है प्रिंसिपल सप्लाई, तो प्रिंसिपल सप्लाई ये है। एंड एंसिलरी सर्विस क्या है, एंसिलरी सप्लाई है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे एंसिलरी है। तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लेंगे पूरा, चाहे वो एंसिलरी सर्विस टैक्सेबल हो या नहीं हो, हम प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लेंगे, जो कि है सर्विसेज ऑफ हायरिंग ऑफ कूलर एंड चेयर का, उसका लेंगे, सर्विसेज का रेट लेंगे। तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल सर्विसेज का रेट लेंगे होल सप्लाई के ऊपर, चाहे वहाँ पे जो भी एंसिलरी सर्विस एग्जाम्प्ट हो, टैक्सेबल हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको प्रिंसिपल सर्विसेज का रेट लेना पड़ेगा प्रिंसिपल सप्लाई का। तो यहाँ पे रेट लेंगे, यहाँ पे सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ चेयर एंड कूलर जो कि है 12%, तो होल सप्लाई के ऊपर हम लेंगे 12%, ठीक है, होल सप्लाई के ऊपर लेंगे 12%, ये है 12% यहाँ पे लेंगे। तो सब पॉइंट का यहाँ पे रेट कैलकुलेशन हो चुका है। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर सप्लाई ऑफ जीएसटी ये खत्म हो जाता है एंड ये आपका पूरा पार्ट भी खत्म हो जाता है, ठीक है, ये पूरा पार्ट जिसमें 2 चैप्टर हम खत्म किए हैं वो भी खत्म हो जाता है। इसमें हम लगभग कितना क्वेश्चन किए, 26-27 क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको ज्यादा क्वेश्चन करना है तो आप हमारा जो बुक्स परचेज कर सकते हैं, वहाँ पे 60-70 क्वेश्चन जो कि आपका एग्जामिनेशन क्वेश्चन, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। बट ये भी आपके लिए सफिशियंट होगा, अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअली अच्छे से आप देखेंगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप मेरे जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके बेनिफिट के लिए बहुत सारा वीडियो आएगा। उसके बाद रिवीजन वीडियो आएगा, एमसीक्यू रिलेटेड वीडियो भी आएगा, सब कुछ आएगा यहाँ पे, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर दी इंडायरेक्ट टैक्स पेपर। तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही है।